मार्च 2024 क्रिएटर्स के जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। क्यों? क्योंकि उन्हें मिलता है नेशनल क्रिएटर अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। इनमें टोटल 20 कैटेगरीज होते हैं एंड आते हैं 10 लाख से भी ज्यादा वोट्स। जूरी के डिसीजंस और वोटिंग के आधार पर कुछ क्रिएटर्स होते हैं फाइनल। इतिहास में पहली बार नेशनल अवार्ड, वो भी क्रिएटर्स के लिए। ये कोई मामूली सी बात नहीं है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी तक क्रिएटर्स को पहचाना जाता था उनके कंटेंट और फॉलोअर्स की वजह से, पर अब पहली बार नेशनल लेवल पे उन्हें मिला है सम्मान। है ना बड़े गर्व की बात। अभी सवाल ये आता है कि इस नेशनल क्रिएटर अवार्ड का यूथ में किस तरह से बेनिफिट हो सकता है। आपको तो पता ही होगा कि हमारी जो इंडियन यूथ है वो ज्यादा करके सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करती है एंड सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करने से उन्हें बहुत सारे ताने भी सुनने पड़ते हैं। ताने जैसे कि क्या फालतू टाइम पास कर रहा है सोशल मीडिया पे, फेंक दे अपना फोन, जिंदगी में अपना कुछ करियर बना ले। और ये सेम ताने कंटेंट क्रिएटर्स भी सुनते हैं बहुत बार जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। एंड आई थिंक सही तरीके से लोगों के सामने कंटेंट क्रिएशन शो करना आखिर रंग लाया, और इसका फायदा आज और आने वाले समय में क्रिएटर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लाया है। एटलीस्ट उन्हें यह साबित नहीं करना होगा कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम वेस्ट है। और अगर मैं क्रिएटर्स अवार्ड की बात करूं तो ये इवेंट की बहुत ऐसी खास बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये अवार्ड शो हुआ था न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में 8 मार्च को। वैसे तो अवार्ड शो आए दिन होते रहते हैं, पर इसकी शुरुआत हुई एक कॉन्टेस्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, जस्ट एक महीने पहले की बात है। mygov.in वेबसाइट पर एक कॉन्टेस्ट आता है और वो कुछ ही समय में वायरल भी हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट था क्रिएटर्स को नॉमिनेट करने का, वो भी 20 कैटेगरी में। और इसकी पब्लिसिटी शुरू हुई खास मोदी जी की आवाज में। मोदी जी ने सबको आग्रह किया कि सभी क्रिएटर्स इसमें पार्टिसिपेट करें, और यहाँ उन्होंने मन की बात भी कही कि हर वो व्यक्ति जिसके पास फोन है वो कितनी अद्भुत तरीके से एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकता है, और कुछ लोग कर भी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें यह भी लिखा गया था कि क्रिएटर्स इकोनॉमी किस तरह से बढ़ रही है, साथ ही जिस तरीके से डिजिटल क्रिएटर्स अपना नाम कमा रहे हैं, लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, वो भी अलग लेवल पे जा चुका है। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से भारतीय संस्कृति और टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिल रहा है। मोदी जी का इन शब्दों के साथ जैसे ही ये पोस्ट सामने आया, फिर क्या था, कुछ ही देर में हर जगह न्यूज में ये छा गया, और देखते ही देखते नॉमिनेशन और वोटिंग शुरू हो गई। साथ ही विनर्स, जूरी के डिसीजंस और वोटिंग के आधार पर सिलेक्ट हो गए, और आखिर वो दिन आ ही गया 8 मार्च, जिसका सबको इंतजार था। और एक एक करके 20 कैटेगरीज में क्रिएटर्स को अवार्ड दिए गए। पर इस शो के बाद एक और बात सामने आई। क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था? क्या यूथ को टारगेट करने के लिए ये इवेंट खासकर ऑर्गेनाइज किया गया था? सवाल अनेक है। पॉलिटिक्स ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई अपना एक ओपिनियन जरूर रखता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि इतने सालों में जो कभी नहीं हुआ, वो यही साल जब इलेक्शन हो रहे हैं तब क्यों हो रहा है? इतने सालों में क्रिएटर्स अवार्ड शो क्यों नहीं हुआ? एंड आखिर वोटिंग से पहले ही ये इवेंट ऑर्गेनाइज क्यों किया गया? ये सारे सवाल लोगों के दिमाग में अभी भी चल रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी का अचानक ये अवार्ड शो सामने आया, इससे काफी लोग एक पॉलिटिकल स्टेप्स बता रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, आखिर क्रिएटर्स की फॉलोइंग काफी ज्यादा है एंड उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा करके यूथ में है। देखो, एजेंडा पॉलिटिकल हो या पर्सनल, बात यह है कि क्रिएटर्स को नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया एंड इसमें दोनों का फायदा हुआ। अभी आप ही मुझे बताइए कि एक तरफ क्रिएटर्स को रिकॉग्नाइजेशन नेशनल लेवल पे, जिनमें इनका काफी बेनिफिट भी है, और वही दूसरी तरफ पार्टी को पब्लिक के बीच ज्यादा तरीकों से बने रहने का मौका। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। पर जैसे हमने सुना है, हर सिक्के के दो पहलू जरूर होते हैं। पार्टीज खुद अपना प्रमोशन कर सकती है, और भला मोदी जी को कौन मना करेगा? अभी मुझे नहीं पता कि ये व्हाट्सएप कैंपेन आपको आया होगा या नहीं, पर मुझे जरूर आया था। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है विकसित भारत संपर्क। एक PDF आता है जिसमें टाइटल होता है लेटर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। व्हाट्सएप पे कैंपेन, लिटरली
वैसे अगर मैं कहूँ तो प्रमोशन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। और अगर मैं अवार्ड शो की बात करूं, क्या नरेंद्र मोदी जी को पहले से ही पता था कि अगर मैं एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूं, लोगों के साथ बात करता हूं, तो वो लोग वो कंटेंट सोशल मीडिया पे डालेंगे, रील्स बनाएंगे एंड वो ज्यादा से ज्यादा वायरल होंगे, जिससे कि एक यूथ में इन्फ्लुएंस आएगा। और जहां तक सभी 20 विनर्स की बात है, इनमें से 70 to 80% लोगों ने कंटेंट बनाकर अपलोड भी कर दिया होगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। पर इस तरह से कोई चीज करना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, ये आप मुझे बताइए। अगर अवार्ड की बात करें तो एक अवार्ड ऐसा था, न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड। पॉलिटिक्स, हेल्थ और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए अभी ये न्यू को न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड दिया गया। इनकी नीश वैसे एजुकेशन है और ये 2018 से वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। अवार्ड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनसे पूछा कि कैसे ये इंटरेस्टिंग वे में अपनी बात को सबके सामने रखते हैं, जिससे फॉलोअर्स को बोरियत ना हो। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आप खुद देखिए। जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। मैंने जब से पब्लिक स्पीकिंग शुरू करी तब से अलग अलग जगह डिफरेंट सिटी में ट्रैवल किया, और पता है हर सिटी की अपनी एक कहानी होती है। वहीं से मुझे स्टोरी टेलिंग के बारे में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। याद है बचपन में हमें कहानियां सुनना कितना पसंद था। मुझे लगता है ना कि वैसे ही आज भी स्टोरी से हम ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं। और कैसा हो अगर आपको स्टोरी टेलिंग अच्छी आती है एंड आपको अवार्ड दिया जाए। सो अगला अवार्ड भी यही था, बेस्ट स्टोरी टेलिंग अवार्ड। पर जब बात आती है हिस्ट्री की, तो ये शब्द सुनते ही काफी लोगों को कम कनेक्ट फील होता है। लाइक मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। हाँ, ये जरूर है, जब बात अपने देश की आ जाए तो मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसे ही एक क्रिएटर है जो हिस्ट्री के बारे में बात करती है, और उनका नाम है कीर्तिका गोविंदस्वामी। ये सिर्फ 27 साल की है और साल 2022 से ये वीडियोस अपलोड कर रही है, और आज ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और इनके इसी तरीके को देखते हुए इन्हें अवार्ड भी दिया गया, वो भी बेस्ट स्टोरी टेलिंग का। जी हाँ, और उनके 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी है। स्टोरी टेलिंग के साथ साथ आजकल पॉडकास्ट भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और हो भी क्यों ना, एक इंटरव्यू के जरिए आपको इतना कुछ सीखने मिलता है, एंड ये स्क्रॉल करने से ज्यादा किफायती है। एंड ये कितनी अच्छी बात है ना, काश ऐसा ही सिस्टम हमारे स्कूल टाइम पे भी होता, जहाँ पर हम वीडियोस देखकर बहुत सारी अच्छी और नॉलेजेबल चीजें सीख पाते, और इससे शायद मेरे थोड़े मार्क्स भी ज्यादा आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। इसमें मोस्टली जो एंकर होता है वो सवाल जवाब करता है गेस्ट के साथ, उनकी स्टोरी, उनकी कहानी, उनके अचीवमेंट के बारे में डिस्कशन होता है। हाँ, अब जो भी तरीका है तो एंटरटेनिंग। एक समय था जब लोग सिर्फ थिएटर को इम्पोर्टेंस देते थे और बाकी मीडियम्स को कम समझते थे, पर अब ऐसा नहीं रहा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां बड़े बड़े लोग अपनी रीच बढ़ाने के लिए आना चाहते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट में ही सही। ऐसे ही एक पॉपुलर इंडियन पॉडकास्टर है रणवीर अलाहाबादिया, जिन्हें डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। और जब ये स्टेज पे अवार्ड लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, तब एक हंसी मजाक वाला मोमेंट भी हुआ। आप खुद ही देख लो। आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। रणवीर के लगभग 7 मिलियन सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब पॉडकास्ट करते हुए ही इनकी नेटवर्थ जा पहुंची है अप्रॉक्स 58 करोड़। 2015 की बात है जब इन्होंने एज अ यूट्यूबर अपना करियर शुरू किया था। और कुछ लोग अपना करियर ट्रैवलिंग में भी बनाते हैं, जो अलग अलग सिटीज, अलग अलग जगह घूमकर बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। और उसी के ऊपर अगला अवार्ड भी था, और उस अवार्ड का नाम था फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर। मैंने एक दिन ऐसे ही एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था जिसमें मेरा मन गोवा जाने का हुआ, और रिसेंटली आई वेंट टू गोवा, और मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। उसी तरह से लास्ट ईयर 2023 में मुझे उत्तराखंड जाने का मौका मिला। बड़ी ही खूबसूरत जगह है, और स्पिरिचुअलिटी भी इस प्लेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। मुझे ना ट्रैवल करना बड़ा पसंद है, पर हर बार तो ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कई बार मैं कुछ ऑनलाइन ट्रैवलर्स की पिक या वीडियोस देख लेता हूँ, और इससे मैं खुश हो जाता हूँ, और साथ ही नई नई जगह के बारे में जानने को भी मिल जाता है। वैसे मेरी ही तरह ट्रैवलिंग को पसंद करने वाले काफी लोग हैं, बट कितना अच्छा हो अगर आपको कोई पहले से गाइड करने या फिर बस उस जगह के बारे में कोई फोटोज या वीडियोस के थ्रू जानकारी मिल जाए।
ऐसे ही ट्रैवलिंग, फूड और लाइफस्टाइल के बारे में वीडियोस बनाते हुए कामिया जानी को फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर्स का अवार्ड मिल गया। आइए देखते हैं कामिया जी ने मोदी जी से क्या कहा। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो। कामिया एक यूट्यूबर है जिन्होंने 2016 में अपनी जर्नी की शुरुआत करी और आज वो एक फेमस ट्रैवल क्रिएटर है। हम सोशल मीडिया पे हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी को तो फॉलो करते ही है, तो उसी के ऊपर अगला अवार्ड भी था, सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड ऑफ द ईयर। मैंने एक बात नोटिस करी है, वैल्यू फॉर टाइम। जी हाँ, जब आप किसी के समय को सही तरीके से वैल्यू करते हैं तो आपको भी रिटर्न में फायदा जरूर होता है। शायद इसी कॉन्सेप्ट को कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। एंड मैं ये हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि कोई अगर अपना समय मुझे दे रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि वो लोग आपको सुन रहे हैं। एज अ पब्लिक स्पीकिंग कोच मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मेरे ऑडियंस को मेरे कंटेंट से ज्यादा वैल्यू मिले। देखो, मुझे सिर्फ क्रिएटर्स बन के बिल्कुल भी नहीं रहना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट मोर क्रिएटर्स एंड मुझे हमेशा से लोगों की मदद करना बहुत ही ज्यादा पसंद। एंड जो आप मेरी पब्लिक स्पीकिंग की अभी स्किल्स देख रहे हो, ये एक दिन में, एक साल में बिल्कुल भी नहीं आई है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस के साथ इस स्किल को डेवलप किया है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स बनाया है आप सभी के लिए, वो भी प्रॉपर इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश आप कह सकते हो। और इस कोर्स में मैंने अपनी पूरी जान डाल दी है कि आप किस तरह से स्ट्रेंजर्स के साथ बात कर सकते हो, किस तरह से जो है आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको उस कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना है देन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कर सकते हो। आपकी स्पीकिंग स्किल्स हर फील्ड में काम आ सकती है, भले वो ऑनलाइन बिजनेस हो या स्टार्टअप। और अगर हम स्टार्टअप की बात कर ही रहे हैं तो हम अमन गुप्ता जी को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इन्हें शार्क टैंक में तो जरूर देखा होगा। इन्हें भी अवार्ड मिला है, वो भी सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड, और इनकी नेटवर्थ है अप्रॉक्स 720 करोड़। वैसे एज ए क्रिएटर सभी के अलग अलग स्ट्रगल्स रहते हैं और इसी तरह से मेरी भी शुरुआत हुई थी। देखो, जो पहला कदम होता है ना, वो अक्सर टफ लगता है, फिर यहीं से एक नई शुरुआत होती है। ऐसे ही कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा गया, जैसे कि स्टार्टिंग में इतने फॉलोअर्स नहीं बनते, लोगों की पसंद समझने में टाइम लगता है, ट्रोलिंग्स का सामना करना पड़ता है, बजट हमेशा एक जैसा नहीं होता, क्रिएटिविटी और पेशेंस दोनों बनाए रखने होते हैं। आप खुद ही आपके मोटिवेटर होते हैं। पर जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, आपको वो इजीनेस और क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। और जो खुशी आपके चेहरे पे दिखती है जब आपके 1000 फॉलोअर्स होते हैं, वो अलग लेवल की होती है। अभी मेरे इस YouTube चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर्स तो नहीं है, हाँ 1000 सब्सक्राइबर्स से ज्यादा तो हो ही चुके हैं, पर जितना प्यार मुझे आप लोगों से मिलता है, आपके कमेंट सेक्शन से मिलता है, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। एंड एक क्रिएटर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो, क्रिएटर्स भी ना काफी उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। ये सब जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं। मैं भी एक क्रिएटर हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी जब ये नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ था। जिस प्रोफेशन को काफी लोग इम्पोर्टेंस भी नहीं देते थे, उसमें कुछ ही सालों में काफी तेजी देखने को मिली है और आए दिन आप नए क्रिएटर्स को मार्केट में देखते ही होंगे। आखिर बदलती सोच और पसंद ने इस प्रोफाइल की इम्पोर्टेंस बढ़ा दी है। एंड थैंक्स टू माई फॉलोअर्स, माई सब्सक्राइबर्स एज वेल। अगर मैं क्रिएटर्स के अर्निंग ग्राफ की बात करूं, 0 से 1000 और फिर लैक्स तक पहुंचने में टाइम लग सकता है, पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ये पॉसिबल है। देखो, अर्निंग का ग्राफ तो हर किसी के लिए सेम लेवल का नहीं हो सकता। अभी के टाइम जो पॉपुलर क्रिएटर है उनकी अर्निंग काफी ज्यादा है। उन्होंने अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट करके अपने आप को एक लेवल पे सेट किया है। अगर इंसान का मन होना तो वो अपने नीश में अपने इंटरेस्ट के वीडियोस बनाकर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं, माइंडसेट, स्किल सेट और डिसिप्लिन। और जरा सोचिए इस बात को, जितने भी लोगों को अवार्ड मिला है वो भी हम लोग में से ही थे। उन्होंने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की थी, उन्होंने भी 0 से शुरुआत की थी। तो क्या हम नहीं कर सकते? अगर ये आज इतना अर्न कर सकते हैं, इतने पॉपुलर हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी कर सकते हैं। देखो, इन्हें भी कुछ हफ्ते या फिर महीने नहीं लगे, इतने सालों की मेहनत होगी। एंड आज के जमाने में अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है देन आपके पास पूरी दुनिया का कंट्रोल है।
आप अपने इंटरेस्ट में, हॉबीज में अपने वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर सकते हो। एंड मैं तो यही इंसिस्ट करूंगा कि आप सभी भी क्रिएटर बने, क्योंकि क्रिएटर्स हमेशा इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, सेलिब्रिटीज है, वो सारे अच्छे कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग हमारा ब्रेन वॉश करते हैं, जिनसे हमें बच के रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे जितने एडवांटेजेस है उतने डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की डार्क रियलिटी जाननी है तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक कीजिए एंड मैं आपको मिलूंगा उसी वीडियो में।